तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पे हम आपको 12th केमिस्ट्री सिखा रहे हैं और 11th केमिस्ट्री। पर आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, सही है। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे लेसन्स कंप्लीटेड है बच्चों हमारे ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर, सही है। तो लास्ट ईयर ही हम लोग ने कंप्लीट किए थे। अगर आपको चाहिए देखने हैं वो लेसन्स तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, सही है, ठीक है। तो जाकर देखना ज़रूर से, पढ़ना ज़रूर से, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो आप लोग को रेगुलरली मिल रहे होंगे, उसकी कोई दिक्कत की बात है नहीं, सही है बच्चों। काफ़ी सारे लेसन्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, पहले के लेसन्स पढ़ने हैं तो केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, हर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है वहाँ पे, सही है। तो बच्चों आप लोगों ने शुरू किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अमाइन, सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल से फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि है हमारा अमाइन। और इसके ऊपर ऑलरेडी 3 लेक्चर मैंने बनाया है, दिस इज लेक्चर नंबर 4। लास्ट के कुछ लेक्चर से बच्चों हम लोग समझ रहे थे कि अमाइंस के अंदर क्लासिफिकेशंस कैसे होगी, कैसे कौन कौन से ग्रुप हैं अमाइंस के अंदर, ठीक है। अमाइंस का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब आगे चल के जब आप कोई भी रिएक्शन स्टडी करोगे, कोई भी रिएक्शन लिखोगे, किसी भी कंपाउंड को लिखोगे, तो उसके नीचे उसका नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है, वरना आपके आधे मार्क्स वहीं पे कट जाते हैं, एग्जामिनर वहीं पे आपके आधे मार्क्स काट देगा। तो इसीलिए आपको नेमिंग आनी चाहिए, नॉमेनक्लेचर आने चाहिए किसी भी अमाइन के ग्रुप का, सही है। सिर्फ अमाइन के नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी आप रिएक्शन लिखोगे उसके नाम आपको उसके नीचे लिखने पड़ेंगे, इसलिए नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया था। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने शुरू किया प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन की बातें हम लोग ने शुरू की, अमाइंस के प्रिपरेशन, अलग अलग तरीके हम लोग ने सुने, अलग अलग तरीके हम लोग ने पढ़े। कहीं पे हम लोग ने मेंडस रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, कहीं पे हम लोग ने देखा कि अल्काइल साइनाइड कैसे फॉर्म होगा, कहीं पे हम लोग अल्काइल हैलाइड से फॉर्म कर रहे हैं, कहीं नाइट्रो कंपाउंड से फॉर्म कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज जिससे आप क्या फॉर्म कर सकते हो, अमाइन फॉर्म कर सकते हो आपके लैब के अंदर, सही है। फिर मैंने आपको गिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ाया, और लास्ट हम लोग का एक प्रिपरेशन बचा है जिसको हम लोग कहते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं वैसे तो इसी को बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर में शुरू करेंगे। हॉफमैन डिग्रेडेशन एक छोटा सा टॉपिक है, उसे खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। हम लोग समझेंगे कि अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी डिफर करती है, कैसे उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, सही है, कैसे वो उसकी बेसिक कैरेक्टर किस तरीके से है। तो वो चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करोगे उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होगी, सही है। बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर पूरा केमिस्ट्री में कह सकता हूँ, इट इज़ अ वोलाटाइल सब्जेक्ट। आप पढ़ते समय आपको सब समझ में आएगा, अब मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा कि अच्छा ये ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है, ये चीज़ यहाँ जा रही है। बट जब आप उस चीज़ को 2 दिन बाद 3 दिन बाद वापस एक बार देखोगे ना, तो आपको चीज़ दिमाग में नहीं आएगी, भूल जाओगे, सही है। तो इस चीज़ का एक ही इलाज है, एक ही तरीका है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, दैट इज प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पढ़ पाओगे, तो आपको रिएक्शन याद होंगी, वरना आप भूल जाओगे, आपको एग्जाम में कुछ आने वाला, ठीक है। इसीलिए बच्चे लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते भी है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना, और यदि आप लोग को कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आप यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, और ये हमारे चैनल की आईडी है, हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का चैनल है उसकी आईडी है। तो आप इन दोनों को आकर फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, आपको कोई भी डाउट हो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों किससे, हॉफमैन डिग्रेडेशन से। ये सारे अलग अलग प्रिपरेशंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हैं, तो मैं फटाफट एक बार आप लोग को दिखा देता हूं कौन कौन सी चीज़ें थी। एक था हमारा अमोनोलिसिस था, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का। फिर हम लोगों ने रिएक्शन किया नाइट्रो कंपाउंड का। फिर हम लोगों ने रिएक्शन किया अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की किसके बारे में, कन्वर्जन। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको सिखाया था, सही है। उसके बाद बच्चों हम लोग ने पढ़ा रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन किया जाए।
फिर मैंने आपको समझाया गिब्रेल थैलामाइड सिंथेसिस, और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसके कई अलग अलग नाम हैं, ठीक है, इसके अलग अलग नाम हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं, ठीक है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं। इसी को स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। समझ में आएगा सब आगे चल चल के, ठीक है। कहीं लिख दूं, हाँ लिखे, ये देखो डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं। स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए तो माफ कर देना बच्चों, ठीक है। इसी को ही हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप स्टेप डाउन ही कहते हैं, हाँ, इसी को हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी रिएक्शन कहते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे कई सारे अलग अलग नाम हैं, इसमें से कोई भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप डाउन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जाता है। ज्यादातर क्या पूछा जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा, ठीक है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। कभी कभी हॉफमैन डिग्रेडेशन भी पूछा जाता है, समझ लो। 1% चांस है कि आपको ब्रोमामाइड भी पूछा जाएगा, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी पूछा जाएगा। तो बच्चों ये नाम है अलग अलग, ये नाम आपको पता होने चाहिए, जिससे आपका टॉपिक क्लियर होगा। समझ लो, आपको ये पता है, मान लो आपको एक ही नाम पढ़ा है पर एग्जाम में कोई दूसरा नाम आ गया तो आपको आंसर आता था पर आप लिख ही नहीं पा रहे। समझ लो, तो क्या है ये रिएक्शन, देखो नाम से हमें पता चल रहा है कि भैया कोई तो चीज यहां पर डिग्रेड होने वाली है, ठीक है। इस रिएक्शन में कोई तो चीज भैया यहां पर क्या होने वाली है, डिग्रेड होने वाली है। अगर आप दूसरा नाम पढ़ो तो एक है आपका ब्रोमा और एक है आपका अमाइड, और ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन मतलब आपका ब्रोमीन का और अमाइड ग्रुप का डिग्रेडेशन होगा। बात समझ में आ रही है? एक आपका ब्रोमीन ग्रुप और एक आपका अमाइड ग्रुप, इस ग्रुप का डिग्रेडेशन होगा। फिर एक रिएक्शन एक नाम कहता है स्टेप डाउन, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा स्टेप डाउन क्यों बोला जाता है इसको। और एक है बच्चों हॉफमैन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब आपके जो एटम्स है वो रीअरेंज हो रहे हैं, वापस अरेंजमेंट हो रहा है उनका। तो ये रिएक्शन जब आप सीखोगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये अलग अलग नाम क्यों दिए गए। आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले आप लोगे अमाइड, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे अमाइड है, तो आप लोगे अमाइड। मैंने लिया R C⋯O और यहाँ पे लिया मैंने NH2, ठीक है। एक है आपका R C⋯O NH2, यही है आपका अमाइड ग्रुप। यही क्या है बच्चों, आपका अमाइड ग्रुप है। फिर आपने लिया ब्रोमीन Br2, दिस इज ब्रोमीन। तो आपने यहां से नाम से दो चीज आपको इधर ही से मिल गई, एक आपका ब्रोमीन, एक आपका ब्रोमीन और एक आपका अमाइड। फिर आपको लेना है बच्चों KOH, ठीक है। व्हाट वी हैव टू टेक, यू हैव टू टेक KOH। कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। और इन्हीं से आपका पूरा का पूरा रिएक्शन होने वाला है। अब इन्हीं का डिग्रेडेशन होगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अमाइन, बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। कैसे मिलेगा, अमाइन कहां से बनता है बच्चों, अमाइन बनेगा एक आपका इस R ग्रुप से और एक आपका इस NH2 ग्रुप से, ठीक है। क्या क्या बनता है मैं आपको बताता हूं, पहले आपका ये अमाइन लिख लो, इसको कवर कर दो, ये दोनों आपके अमाइन है। तो RNH2, यहां से आपका क्या बनेगा बच्चों, अमाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक K है, यहां से एक K और यहां से एक Br बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एक K और एक Br यहां से बाहर निकल जाते हैं, तो यहां पे बनता है बच्चों KBr। यहां पे क्या बनता है, KBr। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। क्यों, क्योंकि Br आपका कितना है, 2, Br2 है ना बच्चों, तो Br2 2 मॉलिक्यूल आपके वो बन गए। K कितने हैं, 4 K थे, एक K यहां से 2 K यहां से निकला और आपका KBr बन गया। फिर बच्चों एक कंपाउंड आपका बनता है K2CO3। K2CO3 कहां से आया, जो 2K बचा था वो 2K यहां पे आ गया। CO कहां से आया, ये CO आया, और यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है ना, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहां से निकाल दो, आपका CO3। अब बचा क्या क्या है, बचा है बच्चों आपका 4 हाइड्रोजन,
4 हाइड्रोजन बचा है, 2 ऑक्सीजन बचा है, तो कुछ नहीं, 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बन जाएगा। देखो 2 2 4 मतलब 4 हाइड्रोजन, 2 2 मतलब यानी 2 ऑक्सीजन। तो कुछ ऐसा सा रिएक्शन होता है, कुछ इस तरीके का रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में मैं सिर्फ ये इतना लिख दूंगा और ये लिख दूंगा, इसके आगे नहीं लिखूंगा चलो चलेगा, ऐसा नहीं है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा। आपको ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, चाहे ये आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, ठीक है, चाहे ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट हो, लिख दो यहां पे पोटेशियम कार्बोनेट, चाहे आपका वाटर हो, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी जब आप इस चीजों को लिखोगे। तो कैसे होगा मैंने आपको बताया, देखो कौन कौन सी चीज कहां कहां जा रही है, पूरा रिएक्शन बैलेंस है, पूरा रिएक्शन बैलेंस है। देखो ध्यान से, यह है आपका Br2, ठीक है, यह है आपका Br2 और ये है आपका KOH, 4 KOH है, कितने 4, 2 K निकालो, ये दोनों Br यहां से KBr बन गया, दोनों Br और 2 K यहां से निकाला KBr बन गया। बचा क्या, बचा है बच्चों 2 K बचा है, 4 H बचा है और 4 O बचा है यहाँ पे अभी, ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें बची हुई है, 2 K बचा है, 4 क्या बचा है बच्चों आपका हाइड्रोजन और 4 आपका ऑक्सीजन बचा है। नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, आपको इन 2 K को लेना है, 2 K, ये आपका एक CO2 K, यहाँ पे एक CO2, तो क्या बन गया KCO, और एक ऑक्सीजन यहां से ले लिया और 2 ऑक्सीजन यहां से ले लो। अगर मैं 2 ऑक्सीजन यहां से निकाल दूं तो अब यहां पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन बचा है, 2 ऑक्सीजन यहां चला गया और क्या बन गया K2CO3, क्या बन गया K2CO3, 2K मतलब ये चला गया, ये चला गया, सॉरी ये इसमें से दो ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहां से और एक सी यहां से, तो क्या बन गया K2CO3। बचा क्या, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहां पे वाटर बन गया, देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। बचा क्या, बचा आपका R और NH2, तो लिख दो R और NH2 और ये बन गया बच्चों आपका अमाइन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसी को हम लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपकी जनरल रिएक्शन थी, नोट डाउन करो। समझ में आया, एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं था। देखो ये तो मैं लास्ट वाले लेक्चर में भी ले सकता था, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखो CH3, जो एग्जाम्पल आपकी बुक में वही ले रहा हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, क्या है ये, मिथाइल, नाम सबका पता होना चाहिए आपको, मिथाइल अमाइड, नॉट अमाइन, यहाँ पे कोई अमाइन नहीं लिखेगा गलती से, ये क्या है बच्चों आपका अमाइड, ठीक है। फिर प्लस Br2, Br2 क्या है आपका ब्रोमीन, प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH, 4 मॉलिक्यूल ऑफ KOH क्या है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले आपको मेन अपना प्राइमरी प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोडक्ट आपका प्राइमरी है सबसे पहले आपको उसको लिखना है, तो CH3 और ये क्या बन जाएगा आपका CH3 और NH2, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल अमाइन, वो अमाइड था, ये क्या है बच्चों आपका अमाइन। और क्या क्या बनेगा, और बनेगा बच्चों आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KBr, और क्या बनेगा, और बनेगा आपका K2CO3, और क्या बनेगा, और बनेगा बच्चों आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। समझ रहे हो, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शंस है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जहां पे जो चीज दी है वही अमाइन बनाना है, जहां पे आपको जो दिया है वही अमाइन बनाना है, बाकी ये सारे के सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे कंपाउंड कांस्टेंट रहेंगे सारे रिएक्शंस के अंदर, जो भी आप हॉफमैन डिग्रेडेशन परफॉर्म करोगे सबके अंदर क्या रहेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया, डन, चले आगे, चले आगे, लेट्स गो, चलो।
अब आ जाओ बच्चों, हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन की बातें यहां से हम लोग करना शुरू करेंगे। कौन कौन सी बातें हमको करनी है, कौन कौन सी चीजें हमको देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन में। हम लोग पढ़ेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, एंड लास्ट चीज हम लोग बात करेंगे बेसिसिटी के बारे में। थोड़ा फास्ट लूंगा ये सब टॉपिक में क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा इतने टाइम देना इनके ऊपर ठीक नहीं है। समझा दूंगा, टेंशन मत लो, सबको समझ में आ जाए। तो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। 4 फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली हमको डिस्कस करना है। कौन कौन सी? एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर बहुत सारे कंपाउंड एक साथ रखे हुए हैं तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस तरीके से होगा। फिर हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बॉइलिंग पॉइंट समझ लोगे। फिर हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करेंगे, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं बनाएगा वो बात करेंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी का ऑर्डर हमको पता करना है, किस ऑर्डर में कौन कितना बेसिक इन नेचर है, बिकॉज अमाइन इज अ बेसिक ग्रुप ना, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, तो हम लोग 2 अलग अलग थियरी भी देखेंगे। कौन सा था आपका, लेविस थ्योरी और लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ये 2 थ्योरी भी है, इन दोनों को भी हमको स्टडी करना है, जो हमको बेसिसिटी एक्सप्लेन करेंगे किसका, अमाइन ग्रुप का। और फिर कुछ चीजें हैं प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। सही है, तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे देखा जाता है आपके अमाइंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक डालिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे पहला टॉपिक डालो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, यहां पे मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बनाता हूं। सबसे पहला है मान लो मेरा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन कैसा दिखता है, एक आपका नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे एक आपका R। ये क्या है, दिस इज प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। सही है, फिर मैं बात करता हूं सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन कैसा रहेगा बच्चों, यहां पे आपका नाइट्रोजन, इधर एक H, इधर एक R और इधर एक R, मतलब ये आपका एक नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन। और लास्ट है बच्चों आपका टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन, इसमें क्या होता है, एक आपका नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप से आपका एक नाइट्रोजन अटैच है, ये क्या है आपके टर्शरी अमाइन। So this is primary amine, this is secondary amine, this is tertiary amine, and we are going to talk about intermolecular forces in each of them। हर सबके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किसके अंदर कैसा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। सही है, आ जाओ सुनो ध्यान से क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये आपका एक प्राइमरी अमाइन है और इस प्राइमरी अमाइन का मैंने एक सॉल्यूशन लिया, मान लो इसका सॉल्यूशन है या कुछ भी है, और एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ एक कंपाउंड तो रहेगा नहीं, और भी बहुत सारे कंपाउंड रहेंगे। सपोज दैट यहां पे भी एक प्राइमरी अमाइन है NHRH, सपोज दैट ऐसा एक कंपाउंड है। सपोज दैट यहां पे भी है एक NHHR, सपोज दैट। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन खींचने दो, ये तीनों अलग है। ठीक है, मेरे को तीनों का समझाना है आपको अलग अलग। मान लो यहां पे भी एक है आपका H N, यहाँ R और यहाँ पे H। ठीक है, थोड़ा पतला लिखता हूँ, समझ पाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, ध्यान से सुनो समझेगा। इसका मतलब ये है कि दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस हाइड्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। सही बात है। इसका मतलब यह है कि इनके बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके बॉन्ड के बीच में, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल किसकी तरफ होगी, आपके नाइट्रोजन की तरफ। आपका नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करके रखेगा, खींच के रखेगा, जिसकी वजह से इनके ऊपर पार्शियल चार्ज आएगा।
जिनकी वजह से क्या होगा बच्चों, इनके ऊपर एक पार्शियल चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं दे हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहे हैं, समझ लो दूसरी तरफ छोड़ दे रहे हैं, दे हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वी नो दैट ना, इफ सम एटम और सम पर्सन तो नहीं, सम इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा कोई भी एटम, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है। सबके अंदर यही है, देखो इस पे नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी देखो इस पे नेगेटिव होगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, देखो इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल नेगेटिव, इस पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा चार्ज होता है हर कंपाउंड के अंदर, एंड इट ऑल्सो हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इसके सामने वाले मॉलिक्यूल में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें यहां पे पॉजिटिव, अरे भाई, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और इसके सामने वाले मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज। तो क्या इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कुछ अट्रैक्शन होगा? बताओ, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या कुछ अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। हालांकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, फिर भी इनके बीच में अट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज दे बियर अ पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनके अंदर हमको थोड़ा बहुत अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली यहां पे देखो, इसके और इसके बीच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। सही है, इसको उसी कलर से बनाता हूं जो कलर अब सही है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक मॉलिक्यूल में, ये हमारा प्राइमरी मॉलिक्यूल था, मेन मॉलिक्यूल था, वैसे तो सारे प्राइमरी अमाइन ही है, पर ये हमारा मेन मॉलिक्यूल है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक मॉलिक्यूल में तीन तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, तीन अलग अलग मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी खासी है। ये आर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता, बिकॉज आर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, एक्चुअल में आर पानी के अंदर डिसॉल्व ही नहीं होता, ठीक है, और ये है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। सो आर की बात हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज वार्ज लग ही नहीं रहा, इसके ऊपर चार्ज नहीं लग रहा। समझ में आई बात? तो ये जो तीन मॉलिक्यूल है, ये तीन मॉलिक्यूल इस एक मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बात समझ में आई? या देखो I'm so sorry बच्चों, यहां देखो, ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका नाइट्रोजन है, तो मान लो मैंने यहां पे एक और सेकेंडरी अमाइन बनाया, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक आर, यहां पे मान लो एक आर, यहां पे मैंने एक और बनाया, मान लो एक नाइट्रोजन, एक सेकंड गलत हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक नाइट्रोजन, एक H, एक R और एक R। सिमिलरली यहाँ पे एक नाइट्रोजन, एक R, एक R और एक H। सही है, क्या इनमें और इनमें बॉन्ड बनेगा? नहीं, बिकॉज दे आर R, इनके भैया ये अल्काइल ग्रुप है, इनके अंदर कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके ये क्या होगा आपका, ये हल्का सा नेगेटिव, ये हल्का सा ये नहीं, ये हल्का सा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये हल्का सा नेगेटिव, ये हल्का सा पॉजिटिव। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये हल्का सा नेगेटिव, ये हल्का सा पॉजिटिव। तो क्या होगा बच्चों इसके अंदर, इसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। और कहीं अट्रैक्शन होगा क्या? और कहीं अट्रैक्शन हो सकता है? इस कंपाउंड में, सिर्फ इस कंपाउंड में देखो, इसको भूल जाओ, ये हमारा मेन कंपाउंड है जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस कंपाउंड में और कहीं अट्रैक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, दो अल्काइल ग्रुप। तो मतलब इसके अंदर दो अट्रैक्शन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इसके अंदर तीन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट अवर टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन की बात करें बच्चों, तो एक्चुअल में तुमको लग रहा होगा कि चलो भैया इस पे नेगेटिव चार्ज बना देंगे, पर इस पे नेगेटिव चार्ज बनाओगे तो पॉजिटिव बनाओगे कहाँ पे? क्योंकि देखो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं। या फिर मान लो आपने कोई दूसरा कंपाउंड ला भी दिया, RNR, यहाँ पे R ला भी दिया मान लो, ठीक है, तो इसको बॉन्ड किससे बनाओगे? क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना,
तो एक्चुअल में इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इसके अंदर कुछ इस तरीके का अट्रैक्शन दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन नहीं होती। तो मतलब ये एक भी मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्या बातें हो रही हैं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? अभी तक मैंने क्या समझाया तुम लोग को? मुझे पता है मैंने तुम लोग को थोड़ी खिचड़ी पका दी है यहाँ पर, ठीक है, बट आई होप मैंने जो समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। नहीं समझा तो वापस समझाता हूँ। सुनो, मैंने क्या बोला बच्चों, ये हमारा प्राइमरी मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल कितने और दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, दैट वी आर स्टडीइंग। ये एक मॉलिक्यूल दूसरे कितने मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है वो हम लोग समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया, देखो ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बीच में अट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। सिमिलरली इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, सिमिलरली इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। तो मतलब प्राइमरी अमाइन में एक मॉलिक्यूल 3 अलग अलग मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है। प्राइमरी अमाइन में एक मॉलिक्यूल 3 अलग अलग मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो मतलब इसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है, बहुत अच्छी बात। सेकेंडरी अमाइन पे आओ। सेकेंडरी अमाइन में क्या है बच्चों, एक मॉलिक्यूल सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता है और यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। एक मॉलिक्यूल सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है। वी आर स्टडिंग दिस मॉलिक्यूल, तो इस पे फोकस करो, उन पे फोकस मत करो। हम लोग ये देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल पे कितने मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि भाई सर इस पे भी कुछ होगा, इस पे भी अटैच होगा, भूल जाओ उसको। हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अगर इस पे भी स्टडी करोगे, इस पे भी स्टडी करोगे, तो दोनों पे 2-2 मॉलिक्यूल ही अटैच होंगे। सही है। सो मतलब इस पे अटैचमेंट कम हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो गया। इस पे देखो तो भैया इस पे अटैचमेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई पॉजिटिव ग्रुप है ही नहीं, कोई ऐसा चार्ज नहीं है जिसको पॉजिटिव चार्ज लग जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि देखो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्योंकि कार्बन होगा ना, कार्बन। आर मतलब कुछ दूसरा मत समझना, आर मतलब कार्बन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल से बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अगर मैं पूछूं किसके अंदर ज्यादा कंपाउंड एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, तो आप कहोगे प्राइमरी अमाइन के ऊपर। अगर मैं पूछूं कि किसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, प्राइमरी अमाइन के अंदर। मतलब प्राइमरी अमाइन ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दिखा रहे हैं। सही बात है। तो अगर मैं ऑर्डर पूछूं बच्चों, तो आप कहोगे कि सर एक ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर दो और इस लाइन के ऊपर लिख दो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजिंग। सही बात है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजिंग, मतलब क्या हो, डिक्रीजेस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। पहले ज्यादा था और उसके बाद क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले ज्यादा था और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों कि प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी में सबसे ज्यादा, उससे थोड़ा कम, और लास्ट आपका टर्शरी। सबसे कम टर्शरी में, फिर उससे थोड़ा ज्यादा सेकेंडरी में, और सबसे ज्यादा किसके अंदर। ये मैं एक ऑर्डर बना सकता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, किसके अंदर, आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन के अंदर। अब सिंपल सी बात है, जिस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल एकदम पास 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 चिपके हुए होंगे, उनको दूर करना उतना ही हार्ड है, उनको दूर करना उतना ही परेशानी का काम है। सही है। उतने ही ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इफ यू वांट टू ब्रेक, इफ यू वांट टू सेपरेट द मॉलिक्यूल। अगर आपको मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू देम। समझ रहे हो? तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, चलो ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। आवाज आ रही है ना? लिया लिया स्क्रीनशॉट। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जो मॉलिक्यूल एकदम पास पास में चिपके हुए होंगे, जो मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे से एकदम टाइटली गले मिले हुए, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और उनको अलग करना उतना दिक्कत है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बच्चों? क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है ताकि वो मॉलिक्यूल सेपरेट हो, ताकि वो मेल्ट हो। मेल्ट मतलब क्या होता है, सेपरेट हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल हो रहे, समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, सेपरेट करने के लिए, वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू द मॉलिक्यूल विच हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा बच्चों आपके प्राइमरी अमाइन में। प्राइमरी अमाइन हैव द मोर नंबर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
उसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी अमाइन और उसके बाद आएगा आपका टर्शरी अमाइन। ठीक है, ये चीज समझ में आई है? मुझे बच्चे बताएंगे कि आपको ये समझ में आया है कि बॉइलिंग पॉइंट किस में ज्यादा है किस में कम है बच्चों? समझ में आया है? ठीक है, एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो। बॉइलिंग पॉइंट, चलो ये एक फंडा आपका समझ में आ गया, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अगर एक और चीज सुनो, अगर आपके कंपाउंड लीनियर है, लीनियर लीनियर लीनियर, ठीक है, तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो ब्रांच कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ब्रांच वाले कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है एज कंपेयर टू लीनियर कंपाउंड। ये भी लिख लो कहीं पे, ये भी लिख लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चाहे कंपाउंड का मोलिकुलर मास सेम हो, पर प्राइमरी का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू योर। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, एक टॉपिक डालें, बॉइलिंग पॉइंट अक्रॉस दी, ये एक आर ज्यादा आगे, अक्रॉस दी फंक्शनल ग्रुप, मतलब मैं अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अगर मैं अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से कंपेयर करूं अमाइन को और देखूं भैया किसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो यहां पे हम लोग किससे किससे कंपेयर करेंगे? हम लोग कंपेयर करेंगे अल्केन से, हम लोग कंपेयर करेंगे अल्केन से, हम लोग कंपेयर करेंगे अमाइन को अल्केन से, ठीक है, अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर कितनी मेल्टिंग, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम। हमें ये नहीं जानना, हमें वैल्यू नहीं याद रखनी। अगर आप बच्चे टेंशन लेते हैं ना कभी कभी कि सर बुक में बहुत सारे कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, वैल्यूज दी है, पी के ए की वैल्यू दी है, अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, सो क्या हमें वो चीज़ याद रखनी है? नहीं, आपको ये याद रखना है किसकी ज्यादा है किसकी कम है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा तो एमसीक्यू में उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको दी जाएगी। इतना कोई थोड़ी स्ट्रिक्ट होता है कि भैया आपको दुनिया के जितने कंपाउंड है सबका बॉइलिंग पॉइंट याद करवाए, नहीं, नहीं करना आपको याद, इतना नहीं याद करना, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे लिखता हूं मैं CH3 या CH4 लिख दो, ये आपका अल्केन है, एक है आपका CH3NH2, एक है आपका अल्कोहल यानी CH3OH, और एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CH3C डबल बॉन्ड O और OH। अगर इनमें आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट इन भाई साहब की, सबसे ज्यादा किसकी होती है? इन भाई साहब की। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। ये होता है ऑर्डर आपके अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी किसी फंक्शनल ग्रुप से नहीं कंपेयर करना, ये चीज याद रखो। सबसे ज्यादा इनके अंदर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उससे कम अल्कोहल, फिर उससे कम आपके अमाइन, और उससे कम आपका अल्केन। स्क्रीनशॉट ले लें, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज एंड नोट इट डाउन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन। अमाइंस की सॉल्युबिलिटी क्या है, अमाइंस की पावर क्या है, कैसे अमाइन सॉल्युबल होते हैं नहीं होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस। आ जाओ बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी देखनी किसमें बच्चों? सॉल्युबिलिटी हमको देखनी है वाटर के अंदर, सॉल्युबिलिटी इन पानी के अंदर देखनी है हमको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम पानी के अंदर देख रहे हैं तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सॉल्युबल होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जो कंपाउंड बच्चों यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो सॉल्युबल होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो इनसॉल्युबल होगा। कैसे? आ जाओ देखते हैं, तीनों एग्जांपल लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो पहले, मैं इसको मिटाऊंगा, मेरे को थोड़ी सी स्पेस चाहिए। नोट इट डाउन दैट पार्ट। किया? किया बच्चों? ठीक है, ओके। तीनों बना रहा हूं, वापस लिख रहा हूं तीनों।
मैंने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी अमाइन, मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी अमाइन, मैंने यहाँ पे लिखा है टर्शरी अमाइन। सही है, तीनों का थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ओके, लेट्स स्टडी। यहाँ बनाते हैं पहले कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक आपका नहीं नहीं नहीं, ये क्या बना रहा हूँ मैं, वी हैव टू ड्रॉ प्राइमरी अमाइन। तो N, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे R, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। सही है, पहले कुछ और बना रहा था मैं, पागल हो गया। एक आपका हाइड्रोजन यहाँ, एक सेकेंड, एक आपका R यहाँ, एक आपका R यहाँ, और एक आपका R यहाँ, H यहाँ। ये क्या हो गया बच्चों आपका सेकेंडरी अमाइन। और टर्शरी अमाइन में क्या होगा, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक R यहाँ, एक R यहाँ, और एक आपका, तीनों के तीनों R, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप होते हैं किसके अंदर, आपके अमाइंस के अंदर, टर्शरी अमाइंस के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स ड्रॉ वाटर, लेट्स ड्रॉ दी वाटर मॉलिक्यूल, थोड़ा नीचे। ओके, लेट्स ड्रॉ दी वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों मान लो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं यहाँ पे, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं यहाँ पे, और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखें, वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी कुछ समय पहले, आपने मेरे से एक चीज सीखी कि देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दिस हाइड्रोजन, बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड बिटवीन दिस हाइड्रोजन। ऑल्सो अगर आप पानी को देखो, वाटर को देखो, तो देयर इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमेशा बच्चों देखो, अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, सिमिलरली इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। वाटर को देखो, वाटर में क्या होगा, इस पे नेगेटिव और इन दोनों पे पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखो, इस पे नेगेटिव, इन दोनों पे पॉजिटिव। सिमिलरली देखो, यहाँ इस पे नेगेटिव, इन दोनों पे पॉजिटिव। सही है, कुछ ऐसा चीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ध्यान से देखेंगे, सारी कहानी अभी है। कलर ले यार, कलर नहीं मिलता मेरे को। चलो अब ध्यान से देखेंगे। अब अगर आप देखो तो ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। अगर आपका नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, वो भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन अगर बॉन्ड बना रहा है, वो भी ये है। सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर आप देखो बच्चों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बने, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बने, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है। और एक कंपाउंड में 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, लग रहे हैं। एक कंपाउंड में 3 वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, जिससे यहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। वही अगर आप बात करो बच्चों किसके अंदर, सेकेंडरी अमाइन में। सेकेंडरी अमाइन में देखो, एक आपको मान लो यहां बना दिया मैंने O H H, यहां मान लो मैंने बना दिया O H और H। और कहीं बनेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तो किसके किसके बीच में बनेगा बच्चों, इसके बीच में और इसके बीच में। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, जो कि मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, देख लेना। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही बात है ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक भी नहीं, एक भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगे। एक्चुअल में यहाँ पे R ग्रुप इतने हो गए हैं ना, ये देखो, एक R ग्रुप यहाँ, एक R ग्रुप यहाँ, एक R ग्रुप यहाँ पे 3 R ग्रुप है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड पानी में सॉल्यूबल होगा ही नहीं। बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ गए ना। R क्या है, अल्काइल, अल्केन। अल्केन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। तो भैया ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे ही नहीं। इसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो यहां से हमको यह समझ में आता है कि सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे ज्यादा किसके पास है, प्राइमरी अमाइन के पास, देन सेकेंडरी अमाइन के पास, एंड इट इज नॉट सॉल्युबल। इसकी बात ही मत करो, भाड़ में जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है बच्चों प्राइमरी अमाइन, बिकॉज सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना रहा है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी और फिर आता है टर्शरी। एक्चुअल में टर्शरी ये भी नहीं होता,
ठीक है, तो ये एक आपको चीज समझ में आ गई, पहला टॉपिक समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा जब आप कंपेयर करोगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को। उस कंडीशन में प्राइमरी सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों, सॉल्युबल होता है। दूसरी लाइन लिखो, दूसरी स्टेटमेंट ये है दैट हायर अमाइंस आर नॉट सॉल्युबल, स्पेलिंग क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, हेंस ओनली lower amines are soluble in water। ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इन वाटर। वाई, बिकॉज देखो, बिकॉज हायर amines have क्या, हायर अल्काइल ग्रुप, एंड अल्काइल ग्रुप्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ में आई बात? ये क्या लिखवा दिया मैंने इतना बड़ा, समझाता हूं, सुनो मैंने क्या लिखवाया बच्चों, ये तो समझ में आ गया। ये आप तब यूज करोगे जब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में कंपेयर करना है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में जब आपको कंपेयर करना है देन आप ये स्टेटमेंट यूज करोगे कि प्राइमरी ज्यादा सॉल्युबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा सॉल्युबल टर्शरी। बट अगर आप बात करो बच्चों तो सिर्फ जो लोअर अमाइंस हैं वही सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। जो लोअर अमाइंस होते हैं दे आर ओनली सॉल्युबल इन पानी, बाकी जो हायर अमाइंस होते हैं बच्चों वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। अब ये हायर अमाइंस प्राइमरी भी हो सकते हैं। अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूं, मान लो 10 कार्बन ले लेता हूं और उससे मैं आगे चल के क्या अटैच करूंगा, आपका NH2 अटैच करूंगा, सो ये प्राइमरी रहेगा, फिर भी सॉल्युबल नहीं होगा, फिर भी ये सॉल्युबल नहीं होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके पास अल्केन बढ़ गए हैं, अल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टी बढ़ गया है, यही मैंने लिखा है ना, अल्काइल ग्रुप क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, बिकॉज दे हैव हायर अल्काइल ग्रुप। एंड जो आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आपके अल्काइल ग्रुप वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते बच्चों, सही है। इसीलिए जो हायर अमाइन ग्रुप्स होंगे दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो सिर्फ लोअर अमाइन ग्रुप्स होंगे, छोटे 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 लोअर अमाइन ग्रुप्स होंगे, ओनली दे आर सॉल्युबल इन। समझ में आई बात? समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो ये है बच्चों आपका सॉल्युबिलिटी वाला फंडा। आई होप आपको सॉल्युबिलिटी भी समझ में आ गई। नाउ इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, अगले लेक्चर में, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो गया है मुझे पता है, और मैं नहीं चाहता बच्चों कि मैं 2-2, 1.5 घंटे का लेक्चर बना के आपको बोर कर दूं। वैसे पढ़ाना तो मैं पढ़ा दूं, बेसिसिटी क्या होती है समझा दूं मैं, ठीक है। लेविस थ्योरी पढ़ा दूं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पढ़ा दूं, मैं आपको प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दूं, सॉल्वेशन क्या होता है वो बता दूं, सब पढ़ाने को पढ़ा दूं, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मुझे पता है फिर आप बोर हो जाओगे देखने में, ऐसा वैसा, ठीक है। कोई बात नहीं। तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा मैं, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा मैं, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% दे रहा हूं। और मैं भी यही होप कर रहा हूं, यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी अपना 100% दें, सही है, तभी तो यार सही होगा, कोऑर्डिनेशन सही होगा ना, ठीक है। सो बच्चों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक दूसरे लेक्चर में, जहां पे मैं आपसे और बातें करूंगा अमाइंस के बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखा, और हाँ इंस्टाग्राम पे आ जाना, फॉलो कर लेना, जो भी बातें होंगी मुझ तक पहुंचा देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ठीक है, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।